उस दिन जो कांड हुआ भरा सोए न, ठीक है। अरे घर गए पता चला 1.5 लाख का लॉस लगा है, ठीक है। देख रहे नया कंपनी आया हुआ है, वो सब बर्बाद हो गया। ओके आइए दोस्तों, और हर बराना नहीं, आज इस चैप्टर को हम किसी भी हालत में समाप्त करेंगे, ठीक है। और पिछले वाला क्लास जो है ना थोड़ा ऑनलाइन गड़बड़ा गया था, तो माउथ तक जो हम पढ़ लिए थे उसके बाद से पढ़ना चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं ना। उस दिन हम लोग शायद एस्टोमैक के बारे में पढ़ लिए थे, तो एस्टोमैक उस दिन जो अब लाइव जुड़ा था वही देख पाया होगा, नहीं तो वीडियो हट गया, तो फिर से एक बार देख लीजिए। और आज इस चैप्टर को समाप्त करेगा आसानी तरीके से, आप समझिए और प्रश्नों का देखिए कि जवाब आपसे बन पा रहा है या ना बन पा रहा है। माउथ मानव के शरीर में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, और 5 स्टेप में सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है डाइजेशन। और डाइजेशन के लिए मानव के शरीर में एक विकसित डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ। विकसित इसलिए लगा रहे हैं कि अन्य जंतु में भी डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, क्योंकि मानव इस पृथ्वी का सबसे विकसित प्राणी है, तो उसका सिस्टम भी अन्य सभी जंतुओं की तुलना में क्या होगा, विकसित हो। इसीलिए जब भी कोई सिस्टम की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के संदर्भ में, तो विकसित सब लगा देते हैं कि मानव में एक बहुत विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। तो ये आप देख लिए थे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, और डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ अंग और कुछ ग्रंथियां हैं जो एक नली आकार की संरचना में जुड़ा हुआ है। और उस नली आकार की संरचना में, उस नली आकार की संरचना का जो पहला अंग था माउथ था। माउथ से ही पाचन की भी शुरुआत हो गई थी, और मुंह के पिछले हिस्से फेरिंग्स, जिसको ग्रसनी कहते हैं, वहां पर भी आप देख ही लिए थे कि क्या स्थिति है। और वहां पर बड़ी विकट स्थिति थी, क्योंकि नाक वाली नली और मुंह वाली नली दोनों एक ही जगह पर जाकर खुला था। लेकिन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी वहां की कि ना तो फेफड़ा में भोजन जाता है और ना ही पानी जा पाता है। तो वहां तक तो हम देख लिए थे, आज उससे आगे देखेंगे दोस्तों। आज उससे आगे देखने वाले हैं। तो ये तो हम देख लिए थे कि माउथ में भोजन का पाचन शुरू हो जाता, लेकिन केवल कार्बोहाइड्रेट का। अब माउथ के बाद भोजन फेरिंग्स में आता है। माउथ के बाद भोजन दोस्तों, माउथ के बाद भोजन फेरिंग्स में आता है और गुलेट नामक छिद्र से आगे बढ़ता है। किस छिद्र से? गुलेट नामक छिद्र से भोजन आगे निकल जाता है। गुलेट नामक छिद्र से भोजन माउथ के बाद एक लंबी नली में प्रवेश करता है दोस्तों, एक लंबी नली में प्रवेश करता है। और इस लंबी नली को हम कहते हैं आइसोफेगस। इस लंबी नली को कहते हैं आइसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आइसोफेगस कहते हैं, ठीक है। इस लंबी नली को कहते हैं दोस्तों आइसोफेगस। क्या कहते हैं? आइसोफेगस। क्लियर हो गया? लेकिन और आइसोफेगस में भोजन आया कैसे? तो किस छिद्र से होकर? गुलेट से। जय गुलेट से भोजन का आइसोफेगस वाली नली में आना निगलना कहते हैं। जैसे हमने भोजन को निगल लिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मुंह के अंतिम भाग में जो छिद्र है गुलेट, जिससे होकर भोजन आगे बढ़ेगा, उस छिद्र से भोजन कहां आ गया? यानी भोजन का गुलेट नामक छिद्र से आइसोफेगस वाली नली में आना ही निगलना कहलाता है। और यह जो नली है दोस्तों 10 से 12 इंच लंबी होती है।
और इस नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता। इस नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। और यह नली जो है एकदम ऐसे ऐसे करते रहती, ऐसे ऐसे। इस गति को कर्मा कुंचन गति कहते हैं। तो भोजन इस नली से होकर नीचे उतरती है। कैसे? तो एक गुरुत्व बल के कारण और दूसरा कर्मा कुंचन गति के कारण। किस गति के कारण? कर्मा कुंचन गति आहार नाल के किस हिस्से में पाया जाता है? और कहीं नहीं, केवल यहीं पर। ये कोई विशेष गति नहीं है, ऐसे ऐसे होते रहता है हमेशा। अब भोजन को नीचे गिरा देता है। अब यह जो आइसोफेगस वाली नली है दोस्तों, आइसोफेगस वाली नली सीधे, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है फिर से? यार सॉफ्टवेयर गड़बड़ा गया है तब। अरे यार जीरो कीजिए, जीरो कीजिए तो। अरे ये से दे। अच्छा, अब देखिए आइसोफेगस वाली नली जो है दोस्तों, यह जुड़ा रहता है किससे? अमाशय से। किससे? अमाशय से, यानी कि एस्टोमैक से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है दोस्तों? एस्टोमैक से। यानी आइसोफेगस का बस इतना काम है, भोजन को कहां पर पहुंचा देना। डायग्राम हम अलग अलग करके बना रहे ताकि समझने में दिक्कत ना हो, नहीं तो 3D वाला पिक्चर हमारे पास भी है। एक बार पिक्चर आपके सामने रख देंगे ना तो आप ठीक से डायग्राम को समझ नहीं पाइएगा। इसीलिए डायग्राम जो हम दिखाते हैं आपको, तो बारी बारी से बनाकर दिखाते ताकि आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक के बार पूरा ले आएंगे ना तो आपका दिमाग बैठ जाएगा। अभी जैसे आइसोफेगस समझ रहे थे तो आपके सामने केवल आइसोफेगस था। अब अमाशय समझ रहे हैं तो केवल अमाशय आपके सामने हम रख रहे हैं कि ताकि आपका ध्यान भटके नहीं तो पूरा डायग्राम लाएंगे ना आपका ध्यान भट जाएगा दोस्तों। तो इस डायग्राम को आप समझ जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भोजन आइसोफेगस से अब कहां पहुंच गया है? एस्टोमैक में। अब यहां पर भोजन 4 घंटा रहेगा। कितना? और यहां पर पाचन होगा, यानी पाचन माउथ में जो हुआ उसके बाद दूसरा पाचन कहां पर होगा? दूसरा पाचन कहां पर होगा? एस्टोमैक में होगा। अब इसको समझना है कि एस्टोमैक में कैसे कैसे पाचन होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये एस्टोमैक का जो अमाशय की जो पूरी संरचना है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एस्टोमैक के 3 भागों में। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं, ठीक है। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? और सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अमाशय के पूरी संरचना को 3 भागों में बांटा जा सकता है। और ऐसे जीव जो घास खाते हैं उसका अमाशय कितने हिस्से में? 4। उसमें इन 3 के अलावे एक और हिस्सा होता है। लेकिन जो जीव घास नहीं खाता उसका लगभग सबका अमाशय 3 भागों में बांटा हुआ रहता है। सबसे ऊपरी भाग को कार्डियक, सबसे निचले भाग को पाइलोरिक और बीच वाले भाग को। अब भोजन जो है प्रायः किन 2 भाग में रहता है? पंडित। और अमाशय में भोजन लगभग कितना देर रहता है दोस्तों? कितना देर रहता है? तो अमाशय में भोजन जो है, अमाशय में जो भोजन है वे आपको ज्यादा देर तक रहता है, यानी 4 घंटा रहता है। कितना घंटा रहता है दोस्तों? 4 घंटा रहता है। कितना घंटा रहता है? 4 घंटा रहता। अब ये देखना है कि 4 घंटा ये एक थैली के समान संरचनाएं है दोस्तों। किसके समान? थैली के समान। गड़बड़ा रहा है फिर से। थैली के अमाशय की संरचना अगर हम देखें तो ये अमाशय की संरचना किसके समान है?
थैली के समान संरचना है। किसके समान? कितने हिस्सों में बटा? अब ध्यान दीजिए कि अमाशय के भीतरी दीवारों पर, अमाशय के भीतरी दीवारों पर स्क्वेमस इपिथीलियम। कौन इपिथीलियम? ये हम दूसरा नंबर चैप्टर में पढ़ाए थे। स्क्वेमस इपिथीलियम ऊतक इस अमाशय के भीतरी दीवार में रहता है और वे अमाशय के दीवारों में धंस करके, अमाशय के दीवारों में धंस करके एक ग्लैंड का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं दोस्तों गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब आइए दोस्तों, इस ग्लैंड में 3 प्रकार के कोशिकाएं रहती। सबसे पहले आइए, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर है? तो अमाशय के भीतरी दीवारों में। गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण कैसे हुआ? तो अमाशय के भीतरी दीवारों पर कौन सा ऊतक? स्क्वेमस इपिथीलियम, हिंदी में स्तंभाकार उपकला ऊतक। वे कोशिकाएं धंस करके इस ग्रंथि का निर्माण करती और इस ग्रंथि में 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है। ओके, सब कुछ ठीक ठाक है। 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है, 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन कोशिका पाई जाती है? 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहला है आपको म्यूकस सेल। कौन? म्यूकस सेल। दूसरा है आपको पेराइटल सेल, ठीक है। और तीसरा है आपको जाइमोजेन सेल। ये 3 प्रकार का, ठीक है, 3 प्रकार का सेल पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने प्रकार के कोशिकाएं? 3 प्रकार के कोशिकाएं। अब ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं एक तरल पदार्थ को स्रावित करती है या निर्मित करती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से होकर बाहर निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की ये तीनों कोशिकाएं जो तरल पदार्थ का निर्माण करता है और वह निर्मित तरल पदार्थ फिर इस ग्रंथि के नलियों से होकर बाहर निकलता है, उस तरल पदार्थ का नाम क्या है? गैस्ट्रिक जूस। और यही गैस्ट्रिक जूस के द्वारा अमाशय में भोजन का पाचन होता है। यानी जिस तरह हमारे माउथ में भोजन का पाचन हमारे लार के द्वारा हो रहा था, सेलिवा के द्वारा हो रहा था, ठीक उसी तरह अमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा होगा? गैस्ट्रिक जूस के द्वारा होगा। अमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा? गैस्ट्रिक जूस कहां से निकलता है? अब आपको यह समझना है कि अमाशय के इन तीनों कोशिकाओं से जो गैस्ट्रिक जूस निकला, जो एक तरल पदार्थ के रूप में रहता है, यह किस प्रकार से भोजन का पाचन करता है। तो दोस्तों, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकला? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। और यह गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहला चीज क्या होता है? दूसरा चीज क्या होता है? म्यूकस। दूसरा चीज क्या होता है? म्यूकस। और तीसरा चीज होता है पेप्सिनोजेन। क्या रहता है? देख लिए ना, और भी रहता है, लेकिन अमाशय के जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, दोस्तों समझ रहे हैं ना? एकदम आसान तरीके से समझना, हड़बड़ी नहीं है दोस्त। क्योंकि जिस दिन बायोलॉजी खत्म होगा उस दिन बिल्कुल खत्म होगा। औकात नहीं है किसी एग्जाम का कि बायोलॉजी के प्रश्न का जवाब आपसे ना दे, आपसे ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। बस दिमाग खोल कर रखिए, ताली बजाने सबसे कुछ नहीं होगा, इसीलिए शांति बनाए रखिए। गैस्ट्रिक जूस में दोस्तों एकदम नौकरी का मामला है, साइलेंट रहिए। जितना गंभीर बना रहिएगा उतना नौकरी आपके करीब आते जाएगा। दोस्तों हंसने खेलने का ये उम्र नहीं है,
खत्म हो गया वो उम्र। इस उम्र में जो हंसता है, खेलता है, कूदता है, समझ जाइए इसका मतलब है कि एक तो उसके बाप को बहुत माल है इसीलिए उसको कोई टेंशन नहीं है, या दूसरा वे अपने जिंदगी के प्रति कुछ सोचता। इस उम्र में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना होगा, तब ही सरकारी नौकरी सुनिश्चित होगी। तो पढ़िए। गैस्ट्रिक जूस में मुख्य कितने पदार्थ होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक, म्यूकस और पेप्सिनोजेन। और इसमें जो ये पेप्सिनोजेन है वे एंजाइम है। कौन है दोस्तों? एंजाइम है। और अब तक 3 एंजाइम के बारे में आप जान चुके हैं। लार के साथ टाइलिन और लाइसोजाइम, और एक एंजाइम यहां पर आपको मिला है। तो अब गैस्ट्रिक जूस में जो यह मुख्य 3 पदार्थ है, यही भोजन का पाचन करेगा। कैसे करेगा उसको हमें समझना है। तो सबसे पहले आइए कि यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है भोजन के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, कहीं साउंड बज रहा तो आवाज कम करिए जी। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बहुत ही पावरफुल एसिड होता है। इसका पीएच मान 1.5 होता है, 5। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही पावरफुल एसिड है। यह एसिड अगर हमारे त्वचा पर गिर जाएगा ना तो फोफले बन जाएंगे, फोफले। सप्ताह 15 दिन तक ठीक नहीं होगा, ऐसा फोफले बनेगा अगर ये त्वचा पर गिर गया ये एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एक बहुत ही खतरनाक एसिड है। अब कहिए कि अगर यह इतना खतरनाक एसिड है, तो फिर पेट में निकलता है तो ये पेट में कुछ क्यों नहीं होता है? तो आप ये म्यूकस देख रहे हैं ना, म्यूकस। ये जो गैस्ट्रिक जूस के साथ जो म्यूकस निकलता है, म्यूकस निकलने का एकमात्र प्रयोजन यह है कि म्यूकस जो है वो HCl के दुष्प्रभाव से हमारे आमाशय के भीतरी भागों को सुरक्षित रखता है। पावरफुल एसिड निकलने के बाद भी हमारे पेट में कुछ नहीं होता है, तो उसका कारण क्या है? गैस्ट्रिक जूस के साथ निकलने वाला म्यूकस का यही काम है कि खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से पेट यानी कि आमाशय के भीतरी भागों को सुरक्षित रखना। तो म्यूकस का क्या कार्य आप समझ गए। अब HCl का कार्य क्या है? तो HCl का दोस्तों, HCl का सबसे पहला कार्य होता है कि HCl क्षारीय भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। अब आप देखे थे कि मुंह में भोजन का पाचन लार के द्वारा हुआ था। लार कैसा पदार्थ था? तो यानी कि मुंह वाला जो भोजन आमाशय में पहुंचा है वे क्षारीय बना हुआ है। तो HCl का सबसे पहला काम होता है कि अम्लीय भोजन जो पेट में क्षारीय भोजन जो पेट में आया है उसमें मिल करके उसे क्या बना देना? अम्लीय। और आमाशय में भोजन को अम्लीय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आप पेप्सिनोजेन एंजाइम देख रहे हैं ना, ये केवल किस माध्यम में काम करेंगे? अगर आमाशय का माध्यम अम्लीय नहीं होगा या भोजन आमाशय वाला अम्लीय नहीं बनेगा तो पेप्सिनोजेन उस पर कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। अर्थात आमाशय में भोजन का पाचन केवल अम्लीय माध्यम में ही संभव है, क्षारीय माध्यम में नहीं। इसीलिए मुंह के द्वारा लार से सना हुआ भोजन अर्थात क्षारीय भोजन जो आमाशय में पहुंचा है उसके साथ सबसे पहले HCl मिल करके क्षारीय से क्या बना देता? अम्लीय। ये HCl का मुख्य काम है। उसके बाद अब देख रहे हैं कि HCl जो है दोस्तों, HCl जो एक पावरफुल एसिड है।
तो भोजन के साथ जब इतने ताकतवर एसिड मिलता है ना, तो भोजन के साथ जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है, जो लाइसोजाइम नामक एंजाइम के प्रहार से बच जाता है, वे HCl के प्रभाव से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप इससे पहले जब हम माउथ को पढ़ रहे थे तो आप क्या देखे थे कि लार में जो है एक लाइसोजाइम एंजाइम निकला था, जो मुंह में भोजन के साथ आ गए हानिकारक सूक्ष्मजीव को मारता था। लेकिन हम मुंह में तो बहुत ज्यादा देर तक भोजन को तो रखते नहीं है, इसीलिए कहिएगा कि लाइसोजाइम संपूर्ण रूप से सारे सूक्ष्मजीवों को खत्म कर देगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो लाइसोजाइम के प्रभाव से जो बच जाते हैं उसको कौन खत्म कर डालता है, HCl। तो HCl का दो काम है, क्षारीय भोजन को क्या बनाना और हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मार डालना। और म्यूकस का तो केवल यही काम है, HCl जैसे पावरफुल अम्ल के प्रभाव से आमाशय के भीतरी दीवारों को सुरक्षित रखना। अगर ये नहीं निकलेगा हमारा पेट जल जाएगा। अब आइए पेप्सिनोजेन, यह क्या है दोस्तों, क्या एक प्रकार का एंजाइम है। और पेप्सिनोजेन एंजाइम जो है, पेप्सिनोजेन एंजाइम जो है दोस्तों एक प्रकार का निष्क्रिय एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, मतलब कोई काम नहीं करने वाला, न्यूट्रल बने रहने वाला पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन एंजाइम जो है इस पर भी HCl का प्रभाव पड़ता है या अम्लीय माध्यम का प्रभाव पड़ता है, तुरंत ये किसमें बदल जाता है, पेप्सिन में। और पेप्सिन एक प्रकार का कैसा एंजाइम है, सक्रिय एंजाइम। और यह पेप्सिन किस अवयव को पचाता है, प्रोटीन को। प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम पचा करके पेप्टाइड और पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड पेप्टोन और प्रोटियोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन और प्रोटियोज जो है वे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का छोटा छोटा टुकड़ा है। तो आमाशय में जो ये पेप्सिन एंजाइम होते हैं ये किसको पचाते हैं, लेकिन पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को केवल किस माध्यम में पचाएंगे, अगर किसी कारणवश आमाशय का माध्यम क्षारीय हो जाए तब यह पेप्सिन प्रोटीन को नहीं पचा पाएगा। तो पहली बात ये कि पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूसरी बात यह है कि पेप्सिन प्रोटीन को केवल अम्लीय माध्यम में ही पचाएगा, अर्थात ये अम्लीय माध्यम में कार्य करने वाला एंजाइम है। तीसरी बात कि पेप्सिन प्रोटीन को तो पचाता है लेकिन पेप्सिन प्रोटीन को पूरी तरह से नहीं पचाता है, यानी आंशिक रूप से ही पचाता है। तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है लेकिन पेप्सिन प्रोटीन का पूरा पाचन नहीं करता है, पेप्सिन प्रोटीन का आंशिक रूप से ही पाचन करता है दोस्तों। और एक बात ध्यान दीजिए, किसी भी चीज का पूरा पाचन है ना, भोजन के किसी भी अवयव का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में ही होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में ही होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो गैस्ट्रिक जूस यानी कि आमाशय के भीतरी दीवारों पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं, 3 प्रकार की कोशिकाएं। तीनों प्रकार की कोशिकाएं क्या बनाया, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 होता है, यानी यह अम्लीय होता है। और गैस्ट्रिक जूस में मुख्य कितने चीज होते हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजेन। ये तो आप समझ गए। और तीनों के क्या क्या कार्य ये तो समझ गए दोस्तों। अब आइए दोस्तों
अभी जो आप पढ़े कि गैस्ट्रिक जूस में HCl जैसे पावरफुल एसिड निकलते हैं, तो ये जो गैस्ट्रिक एसिड है, गैस्ट्रिक जूस है, ये वयस्कों का है जिसमें पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ऐसे शिशु जो अभी भोजन नहीं करते हैं, केवल दूध ही ग्रहण करते हैं दोस्तों, ऐसे शिशु जो भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, केवल दूध ही पी रहे हैं, समझिए वैसे शिशु में उतना पावरफुल गैस्ट्रिक जूस निकलेगा नहीं निकलेगा। तो शिशुओं के अमाशय में भी गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, लेकिन उसमें HCl की मात्रा नगण्य से नगण्य होती है। पेप्सिनोजेन एंजाइम की मात्रा भी नगण्य से नगण्य होती है। शिशु खासकर ऐसे जो 6 महीने से कम के हैं, उसके गैस्ट्रिक जूस में न तो ज्यादा HCl होता है और न ही ज्यादा पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है। शिशुओं के अमाशय के से निकलने वाले गैस्ट्रिक जूस में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होता है वे प्रोरेनिन एंजाइम। शिशुओं के अमाशय के से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, शिशुओं के अमाशय से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसमें मुख्य रूप से कौन एंजाइम रहता है? अब प्रोरेनिन भी एक निष्क्रिय एंजाइम है पेप्सिनोजेन के तरह, लेकिन जैसे ही इस पर थोड़ा सा अम्ल का प्रभाव पड़ता है, यह किसमें बदल जाता है? रेनिन में। और रेनिन का काम है प्रोटीन को ही पचाना। जिस तरह पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना, वही काम रेनिन का भी है प्रोटीन को पचाना। लेकिन रेनिन जो है वे मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन किसका पाचन करता है? मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। और मिल्क में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है, मिल्क, अभी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं जी? देखिए पढ़ा रहे हैं, कुछ नोट में निकाले, कुछ कौन चैप्टर है? क्लास आते हैं डेली? आईडी कार्ड है? दिखाइए तो। हल्ला मत करिए। तो प्रोरेनिन जो है यह रेनिन में बदल जाता है, और रेनिन का काम है दूध में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के। आप ही का है जी। चलिए 6 नंबर चैप्टर निकालिए, 6 नंबर न पढ़ा रहे हैं। तो प्रोरेनिन जो है ये रेनिन में कन्वर्ट होकर दूध के प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? दूध के प्रोटीन को। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया दोस्तों। अब एक बात देखिए कि गैस्ट्रिक जूस में थोड़ा सा दोस्तों, और गैस्ट्रिक जूस में मुख्य रूप से तो 3 चीज होता है, HCl, म्यूकस, पेप्सिनो। शिशुओं के गैस्ट्रिक जूस में HCl भी नाम मात्र का, पेप्सिनोजेन भी, प्रोरेनिन रहता है मुख्य रूप से, जो रेनिन में बदल करके दूध के प्रोटीन केसिन को पचाता है। तो गैस्ट्रिक जूस में हल्का सा नाम मात्र, और वयस्कों की हम गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहे हैं, हल्का सा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होता है। कौन एंजाइम होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है किसका पाचन करता है? फैट्स का। और यह फैट्स को बदल देता है किसमें? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। कोई दिक्कत? तो अमाशय में यही काम होता है। और अमाशय में जब भोजन 4 घंटा रहकर भोजन के साथ जितने हम रिएक्शन बताए उतना हो जाता है, तो भोजन अर्ध तरल अवस्था में आ जाते हैं। किस अवस्था में? अर्ध तरल अवस्था में।
ठीक है, अगर आप ठोस भोजन किए तब, अगर द्रव भोजन किए तो द्रव्य रहेगा पहले से है, लेकिन आप ठोस भोजन किए हैं तो अमाशय में लगभग 4 घंटा तक इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भोजन अर्ध तरल बन जाता, पूरी तरह से नहीं, अर्ध तरल। उस स्वरूप को हम क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। तो क्लियर हो गया? अमाशय में भोजन अम्लीय माध्यम में पचता है या क्षारीय माध्यम? अम्लीय माध्यम। मुंह में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम है, क्षारीय माध्यम? क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम में पेप्सिन किसको पचाने वाला एंजाइम है? किसको? प्रोटीन को। क्या पेप्सिन प्रोटीन को पूरी तरह से पचा देते? नहीं। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अमाशय जो जगह है मुख्य रूप से प्रोटीन को पचाने वाला जगह है। किसको पचाने वाला जगह है? प्रोटीन को। क्योंकि अमाशय के गैस्ट्रिक जूस का जो सबसे मुख्य एंजाइम है वह है पेप्सिन। तो अमाशय जो है वह मुख्य रूप से प्रोटीन को पचाने वाला क्षेत्र है। भोजन अमाशय में 4 घंटा जो रहते हैं तो सबसे ज्यादा समय तक वहां प्रोटीन का पाचन ही होते रहता है। ये जो एंजाइम बता रहे हैं कि ये भी रहता है, ये नाम मात्र रहता है, और कभी कभी रहकर भी ये वाला जो कार्य करता भी नहीं है। तो हमारे शरीर में भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन माउथ से ही शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पहली बार पाचन अमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस अंग में होता है? अमाशय में होता है। अब भोजन अमाशय से आगे निकल जाएगा। दोस्तों क्लियर हो गया है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? तो दोस्तों पहले भोजन का पाचन कहां पर हुआ? माउथ में हुआ। माउथ के पिछला भाग को क्या बोले थे? फैरिंग्स। क्या बोले थे? फैरिंग्स। और फैरिंग्स के छिद्र को क्या बोले थे? गुलेट। क्या बोले थे? और इसी छिद्र से भोजन आगे बढ़ेगा। इसी छिद्र से भोजन आगे बढ़ेगा। उसके बाद माउथ से एक छिद्र के माध्यम से, माउथ से एक छिद्र के माध्यम से भोजन कहाँ प्रवेश कर जाता है? अमाशय में। अमाशय में भोजन के साथ क्या हुआ देख लिए। अब दोस्तों अमाशय के बाद इलाका चालू होता है छोटी आंत का। इलाका चालू होता है छोटी आंत का। अमाशय के बाद इलाका चालू होता है किसका? छोटी आंत का। इलाका चालू होता है किसका? छोटी आंत का। इलाका चालू होता है किसका? छोटी आंत की जो आप स्थिति देखिएगा, ये एकदम नली आकार की रचना। छोटी आंत बिल्कुल किस आकार की रचना है? नली आकार की रचना है। यानी कि पूरा इसका जो साइज होता है दोस्तों, पूरा जो इसका साइज होता है एकदम नली के समान होता है। शुरुआत में जो यह नली है अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। अंग्रेजी वर्णमाला किस अक्षर के समान होता है? उसके बाद पूरा जो इसका नली है दोस्तों, पूरा जो नली है दोस्तों एकदम, ये पूरा एकदम नली आकार की संरचना में, एकदम नली आकार की संरचना में, घुमावदार संरचना में रहता है दोस्तों। घुमावदार और नली आकार की संरचना में रहता है। समझ गए? यानी अब भोजन अमाशय से आ गया है कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन पर। अमाशय से कहां आ गया है दोस्तों? स्मॉल इंटेस्टाइन पर। कहां पर आ गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन पर। अब जो भी भोजन का पाचन होगा वे कहां पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा। आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है?
ये नली जो होती है दोस्तों एकदम बहुत 6 मीटर लंबी नली होती है। छोटी आंत की जो ये घुमावदार नली होती है ये कितना मीटर लंबा? 6 मीटर लंबा। और इस नली का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब छोटी आंत दोस्तों 2 भागों में बटा होता है। सबसे अग्रभाग को ड्यूडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा यानी कि बीच वाला भाग को जेजुनम कहते हैं। और तीसरा भाग को दोस्तों इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। यानी जिस तरह से अमाशय 3 हिस्सों में बटा था उसी तरह से आपका छोटी आंत के 6 मीटर लंबी नली को भी कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। अब ध्यान दीजिए कि इसमें जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा है ये अग्र हिस्सा है। ये जो अंग्रेजी अल्फाबेट का यू आकार की संरचना आप देख रहे हैं यही है ड्यूडेनम। और ये छोटी आंत का सबसे अग्रभाग है और यह छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है। छोटी आंत के मध्य भाग को क्या कहेंगे? तो जेजुनम कहेंगे। और सबसे अंतिम भाग को क्या कहते हैं? और सबसे अंतिम भाग जो इलियम है ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। ये छोटी आंत का क्या है? तो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग ड्यूडेनम। छोटी आंत का सबसे अग्रभाग, अमाशय के बाद छोटी आंत का कौन हिस्सा चालू होता है? छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग। अब दोस्तों इतना बात तो समझ गए हैं। अमाशय के बाद भोजन पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम। मुंह से भोजन आइसोफेगस के रास्ते अमाशय में, अमाशय से भोजन छोटी आंत के अग्रभाग ड्यूडेनम में। अब भोजन का दूसरी बार भोजन का अब जो पाचन है कहां पर होगा? ड्यूडेनम। अब भोजन का पाचन कहां पर होगा? ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में भोजन का कैसे पाचन होगा तो इस बात को आप फिर से समझिए। ठीक है, सबसे पहला पाचन कहां पर हुआ? माउथ। आप एक बार और डायग्राम देखिए ताकि ड्यूडेनम में एक बहुत बेहतरीन स्थिति है। माउथ से दोस्तों कौन नली निकलती है? आइसोफेगस। आइसोफेगस के बाद कौन सी? अमाशय। अमाशय के बाद कौन इलाका चालू हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई विशेष आकृति नहीं है। ये आपको एकदम नली आकार की संरचना है। किस आकार की संरचना है? कितना मीटर लंबा? अब ये वाला जो भाग है यही भाग क्या है? ड्यूडेनम। यही भाग क्या है दोस्तों? अब ड्यूडेनम में एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। ये जो ड्यूडेनम है सबसे पहले इस भाग में लीवर की नली आकर खुलती है। सबसे पहले इस भाग में किसकी नली आकर के खुलती है? जानते हैं एक बात, सेटिंग में कुछ गड़बड़ है। कलर जो है ना कभी मैच नहीं करता है। ये दोस्तों लीवर हो गया। ये क्या हो गया? लीवर हो गया। तो लीवर की नली सीधे आकर कौन खुला? ड्यूडेनम। नॉन लीवर की थोड़ा से यहां ध्यान दीजिए, एक और नली यहां आकर के खुलती है। ठीक है, एक और नली यहां आकर के खुलती है और वो नली होती है पेनक्रियाज की। वे नली किसकी होती है? पेनक्रियाज की। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ड्यूडेनम पर क्या हुआ देख लिए ना। ये छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला भाग है। ड्यूडेनम वाले भाग पर सबसे पहले लीवर की नली आकर के खुला, उसके बाद किसका? पेनक्रियाज का। तो जैसे ही भोजन अमाशय से छोटी आंत के अग्रभाग ड्यूडेनम में आता है तब भोजन पर काम कौन चालू करता है? लीवर। जब लीवर का काम भोजन पर से समाप्त हो जाता है तब कौन शुरू करता है? पेनक्रियाज। तो
लीवर का अब ड्यूडेनम में जो भोजन पहुंचा है, उस भोजन पर अब किसका काम चालू होगा? लीवर का। लीवर के दोस्तों, लीवर के ठीक नीचे में एक थैली समान रचना पाई जाती है और इस थैली समान रचना को कहते हैं गॉल ब्लेडर। क्या कहते हैं? यानी कि पित्ताशय। गॉल ब्लेडर यानी क्या? पित्ताशय। तो अब ये कि भोजन पर ड्यूडेनम में पहुंच चुका है, भोजन जो ड्यूडेनम में पहुंचा, तो अब किसका काम चालू होगा? लीवर का क्या काम चालू होगा? तो लीवर दोस्तों आप समझिए कि लीवर एक प्रकार का द्रव पदार्थ जिसको हम कहते हैं बाइल जूस यानी कि पीत रस का निर्माण करता है। लीवर क्या करता है? पीत रस का। डायग्राम आप समझ रहे हैं कहां पर क्या मिला है? लीवर जो है पीत रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पीत रस का। और पीत रस लीवर बनाते रहता है, वो जमा कहां होते रहता है? पित्ताशय में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पीत रस बनाता कौन है? जमा कहां रहता है? यानी जहां जमा रहता है वो बनाता नहीं, जो बनाता है वो जमा नहीं रखता है। तो पूछ दे कि पीत रस कौन बनाता है? तो लीवर। लेकिन पूछ दे कि पीत रस कहां जमा रहता है? तो जैसे ही भोजन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही भोजन अमाशय से ड्यूडेनम में पहुंचता है, लीवर जो पित्तरस बनाया है, जो पित्ताशय में जमा है, अब वह पित्ताशय से निकल करके भोजन के साथ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। यानी जैसे ही भोजन अमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है तो सबसे पहले उसमें पित्तरस मिलता है। यानी क्या मिलता है? बाइल जूस। और यह बाइल जूस की प्रकृति क्षारीय होती है। बाइल जूस की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। अब आइए ये समझिए कि बाइल जूस क्या करता है। तो लीवर के द्वारा बनाया हुआ बाइल जूस जो कि क्षारीय होता है, इसका दो मुख्य काम होता है। सबसे पहले यह अमाशय के जो अम्लीय भोजन है, HCl मिला हुआ भोजन है, उसको यह क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। क्योंकि जिस तरह अमाशय में भोजन का पाचन, जिस तरह से अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है दोस्तों, अब छोटी आंत में भोजन का पाचन किस माध्यम में होगा? क्षारीय माध्यम। अब छोटी आंत में भोजन का पाचन किस माध्यम में शुरू होगा? क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में इसीलिए भोजन जो अम्लीय है, HCl मिले हुए कारण सबसे पहले पित्तरस उसे क्या कर देता है? क्षारीय बना देता। तो पहला काम है पित्त का यह। पित्त का दूसरा काम है वसा यानी कि फैट्स। वसा का इमल्सिफिकेशन करना। इमल्सिफिकेशन करना। इमल्सिफिकेशन मतलब पायसीकरण। क्या करना दोस्तों? पायसीकरण करना। अब आप कहिएगा ये पायसीकरण क्या है? तो पायसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वसा के बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। तो पायसीकरण किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का नहीं होता है, केवल किसका होता है? और पायसीकरण कौन करता है? किसका करता है? अब क्यों करता है यह भी समझिए। वसा का पायसीकरण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक वसा का पायसीकरण नहीं होगा तब तक वसा पचेगा ही नहीं हमारे शरीर में। यानी कि वसा का पूर्ण पाचन मानव या जंतुओं के शरीर में अच्छी तरह से हो तो निश्चित ही उसके शरीर में पहले उस वसा का क्या हो जानी चाहिए? तो पित्त रस के दो मुख्य काम है। पित्त रस के कितने मुख्य काम? अमाशय से HCl मिला अम्लीय भोजन को क्या बनाना और वसा का क्या करना?
अब वसा का पायसीकरण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना पायसीकृत किए हुए वसा का पाचन मानव या किसी जंतु के शरीर में नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर का गॉल ब्लेडर काटकर हटा दिया जाए तो उनके शरीर में किसका पाचन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा इस बात को आप समझे? क्योंकि गॉल ब्लेडर में ही पित्तरस जमा होता है और छोटी आंत में जो पित्तरस आता है वे लीवर से नहीं पित्ताशय से निकल कर आता है। तो पित्ताशय ही अगर काट कर हटा दीजिए तो लीवर पित्तरस तो बनाएगा लेकिन वे पूरे शरीर में फैला हुआ रहेगा, वे पित्ताशय में जमा। और अगर पित्ताशय नहीं है तो पित्तरस नहीं रह पाएगा और भोजन में वसा का पायसीकरण नहीं हो पाएगा और वह व्यक्ति वसा का पाचन नहीं कर पाएगा। तो एक व्यक्ति जिसके शरीर से गॉल ब्लेडर काटकर हटा दिया जाए वे भोजन के किस अवयव को नहीं पचा पाएंगे? क्यों नहीं पचा पाएंगे? क्योंकि उनके शरीर में वसा का पायसीकरण नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो पित्त के कितने कार्य क्लियर हो गया ना। अब एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों कि पित्त भोजन पचाने में सहायक है लेकिन पित्त कोई एंजाइम नहीं है या पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं है। अभी तक आप मुंह में लार निकला उसमें एंजाइम था, अमाशय में गैस्ट्रिक जूस निकला उसमें एंजाइम था, लेकिन ये जो पित्ताशय से पित्तरस निकल कर आया है, बाइल जूस निकल कर आया है, इसमें कोई एंजाइम नहीं है। यानी कि पित्तरस भोजन को पचाने में मदद करते हैं, वो इसी दो रूप में मदद करते हैं, इसमें कोई एंजाइम मौजूद नहीं रहता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे ही पित्तरस ये दोनों काम कर देते हैं अब भोजन पर किसका काम चालू होगा? लीवर का काम क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो भोजन माउथ से आइसोफेगस के रास्ते अमाशय में, अमाशय से निकलकर अभी यहाँ पर है ड्यूडेनम में, यानी छोटी आंत के एकदम गेट पर खड़ा है भोजन। तो उसमें पहले पित्तरस मिला और पित्तरस अपना काम कर दिया। तो दोस्तों लीवर का महत्व बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं कि जॉन्डिस जैसे रोगों में, हेपेटाइटिस जैसे रोगों में डॉक्टर वसा का यानी तेल मसाला का सेवन करने से मना कर देता है। यह आप अनुभव किए होंगे कभी। आपको जॉन्डिस हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया तो तेल मसाला डॉक्टर कहता कि नहीं खाए, यानी जिस भी चीज में फैट है उसको खाने से क्या कर देता है? मना। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि जॉन्डिस या हेपेटाइटिस में क्या खराब हो जाता है? लीवर खराब हो जाएगा तो क्या नहीं बनेगा? बाइल जूस नहीं बनेगा। बाइल जूस नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा? पायसीकरण नहीं होगा। अब पायसीकरण नहीं होगा तो क्या नहीं पचेगा? अब वसा जब नहीं पचेगा, हम जान रहे हैं, तो वसा खाना उचित है नहीं है। तो जॉन्डिस और हेपेटाइटिस जैसे रोगों में डॉक्टर वसा युक्त खाद्य पदार्थ या तेल मसालों युक्त खाद्य पदार्थ खाने से बिल्कुल मना कर देते हैं। उसका कारण यही होता है कि हेपेटाइटिस और जॉन्डिस जैसे रोगों में शरीर में पाचन में पित्तरस अपना योगदान नहीं दे पाते हैं, वे पूरे शरीर में फैले रहते हैं, वे पित्ताशय में जमा नहीं रहते हैं और ऐसी स्थिति में वसा का पायसीकरण नहीं। अब दोस्तों एक बात समझिए कि आप तो देख लिए कि लीवर पित्तरस को बनाया और पित्तरस भोजन को पचाने में किस तरह मदद किया, लेकिन लीवर का एकमात्र काम पित्तरस बनाना नहीं है। लीवर के अन्य कई काम है और सारे काम देखिए दिए हुए हैं, पर ये तो लीवर के अन्य कौन कौन काम है? क्या है? प्रॉब्लम है क्या?
देख लिए ना। तो लीवर का बहुत कम हमारे शरीर में। एक तो लीवर हमारे शरीर का गोदाम है, गोदाम जहाँ सब कुछ स्टोर होता है। कभी कभी ऐसा सवाल पूछ देगा कि विटामिन कहाँ संचित रहता है, ये चीज़ कहाँ संचित रहता है, सीधा आंसर मारिए लीवर, क्योंकि वहीं जगह खाली है, वहीं संचित रह सकता है, बाकी कहीं जगह ना खाली है कि रहेगा। ठीक है, तो जितना स्टोर होने वाला चीज़ है ना 90% कहाँ पर जाकर स्टोर होता है? लीवर में। लीवर कई चीजों को बनाता भी है, लीवर कई चीजों को स्टोर भी करता है। लेकिन पाचन में लीवर का योगदान ये है कि वे पित्तरस का निर्माण करता है। और पित्तरस का निर्माण लीवर कैसे करता है? तो आप जानते हैं कि ब्लड में आरबीसी सेल्स होता है और उस आरबीसी सेल्स में हीमोग्लोबिन होते हैं और 120 दिन के बाद प्रत्येक आरबीसी सेल का डेथ होता है। तो जो आरबीसी सेल मर गए हैं उसके हीमोग्लोबिन को निकालकर लीवर पित्तरस तैयार करते हैं। तो पित्तरस का निर्माण जो लीवर करता है उसमें वे मृत आरबीसी कोशिकाओं की सहायता लेता है, उसी के सहायता से वे पित्त का निर्माण करता है। हालांकि 70 से 80% पित्तरस में जल ही होते हैं। तो अब किसका काम चालू होगा? पेनक्रियाज का। और पेनक्रियाज का काम तभी चालू होगा जब पित्तरस का काम समाप्त होगा। क्योंकि मान लीजिए पेनक्रियाज काम चालू कर दिया, भोजन अम्लीय ही रहा, तब यह बेकार हो जाएगा। अब दोस्तों आप देख रहे हैं पेनक्रियाज 2 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। तो आइए अब भोजन का पाचन इसी ड्यूडेनम वाले हिस्से में यानी छोटी औंत के अग्र हिस्से में पेनक्रियाज के द्वारा कैसे होता है उस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझिए कि पेनक्रियाज जो है ना 2 हिस्सों में बटा होता है। पेनक्रियाज कितने हिस्सों में बटा होता है? 2 हिस्सों में। इसका लगभग 50% हिस्सा यानी आधा हिस्सा एसिनर सेल से बना होता है। किस सेल से बना होता है? एसिनर सेल के गुच्छे से। और आधा कोशिका जो है आपको अल्फा, ठीक है, बीटा, ठीक है, गामा, ठीक है, या गामा या डेल्टा जो भी कर लीजिए, इन कोशिकाओं से बने होते हैं। तो पेनक्रियाज जो है ना 2 हिस्सों में बटे होते हैं। आधे हिस्से में अलग कोशिकाएं हैं, आधे हिस्से में अलग अलग कोशिकाएं। पेनक्रियाज का लगभग 50% हिस्सा पेनक्रियाज का लगभग 50% हिस्सा एसिनर सेल से बना हुआ है और लगभग 50% हिस्सा अल्फा, बीटा, गामा को डेल्टा भी कहते हैं, इन कोशिकाओं से बना हुआ है। अब पेनक्रियाज का जो हिस्सा अल्फा, बीटा और गामा जैसी कोशिकाओं से बना हुआ है उस हिस्सा को कहते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस एक जीव वैज्ञानिक थे और उन्हीं ने सबसे पहले इस भाग को देखा था, इसीलिए उसके नाम पर ही इस भाग का नाम पड़ गया इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो पेनक्रियाज कितने हिस्सों में बटा हुआ दोस्तों? 2 हिस्सों में। आधा हिस्सा एसिनर कोशिका से बना हुआ है और आधा हिस्सा अल्फा, बीटा, गामा कोशिका से बना है और इस हिस्से का नाम है इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो पेनक्रियाज का दोनों हिस्सा है ना, दोनों अलग अलग काम करते हैं। ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों हार्मोन बनाने का काम करते हैं और ये वाला दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है वे एंजाइम बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा हार्मोन बनाने का काम करते हैं और ये वाला हिस्सा यानी कि एक तरह से पेनक्रियाज हार्मोन भी बनाता है, एंजाइम भी बनाता है। तो पेनक्रियाज के इस भाग से कौन कौन हार्मोन निकलता है उसे हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चलकर। फिलहाल हम भोजन का पाचन पढ़ रहे हैं जो किसके द्वारा होगा? एंजाइम का निर्माण पेनक्रियाज के उस भाग से होता है जो एसिनर कोशिकाओं के गुच्छों से बना हुआ है।
और एसिनर कोशिकाओं के गुच्छे वाले भाग से एक तरल पदार्थ बनते हैं, और पेनक्रियाज से जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है उसे पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और इस पेनक्रियाटिक जूस जो भी है ये भी क्या होते हैं? यानी भोजन पहले मुंह में लार के द्वारा पचा, भोजन दूसरी बार अमाशय में जठर रस के द्वारा पचा, अब भोजन छोटी आंत के अग्रभाग में है, वे पहले पित्तरस के द्वारा पचा, अब किसके द्वारा पचेगा? पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा पचेगा। किसके द्वारा पचेगा? थक गए हैं क्या? घड़ी देख रहे हैं इसीलिए बोले। थकिए नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको नौकरी करना ना है। हाँ, नौकरी करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज सहना पड़ेगा आपको। शरीर थक जाएगा तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पर दुखों का पहाड़ टूट जाएगा फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हर चीज को झेलना पड़ेगा, तब आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब बहुत बोलता है कि जो है ना हम डराते हैं, डराते नहीं। ठीक है, वास्तविकता बतलाते हैं। हम डराते क्या है कि हम बहुत लड़का को जानते हैं एकदम नहीं पढ़ता है, पटना में सिर्फ एक से एक वैरायटी बनाएगा, खाएगा और सोएगा। वैसे लड़का सप्ताह में एक दिन हमसे मिलेगा कि पढ़ाई लिखाई कैसे होगा सर। जो पढ़ने वाला लड़का है क्लास समाप्त होने के बाद उसको ढूंढने पर नहीं मिलेगा, डायरेक्ट एक के बार होता है, क्या हुआ जी, नौकरी हो गया सर। आइए दोस्तों, पेनक्रियाटिक जूस छाड़िए। अब भोजन को कौन पचाएगा? और पेनक्रियाटिक जूस में दोस्तों ढेर सारे एंजाइम होते हैं। अब तक आपको लार में 2 एंजाइम मिला, जठर रस में 3 एंजाइम, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन यहां तो एंजाइम का भंडार और भंडार है दोस्तों। यानी पेनक्रियाटिक जूस जो निकलता है इसमें कई एंजाइम होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में जो होता है कई एंजाइम होते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है? और दूसरा दोस्तों क्राइमो, और तीसरा होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और ये तीनों ही एंजाइम किसको पचाने वाला है? प्रोटीन को। तो सबसे पहले इस पेनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन को पचाने वाला 3 एंजाइम मौजूद है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो नाम है ये कंफ्यूजिंग करने वाला है। आपको लगेगा कि ये कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, और खास करके प्रोटीन के किस कंपोनेंट को? पेप्टाइड कंपोनेंट को। और ये दोनों ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का ठीक उसी तरह पाचन करता है। बहुत देख रहे मोबाइल सब निकाल रहे हैं, मोबाइल रखिए, मोबाइल छीना जाएगा तो पूरा ईमेल आईडी शुरू से लेकर अब तक चेक कर लेंगे। इसीलिए हाँ, इसीलिए मोबाइल रखिए आराम से। आइए दोस्तों, प्रोटीन जो है ये दोनों, ये तीनों, ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन ठीक उसी तरह करता है जिस तरह पेप्सिन करता था, सेम टू सेम। अंतर बस इतना है, पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य करने वाला एंजाइम था, और ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में काम करने वाला एंजाइम।
बात को समझ गए ना। यानी ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पर इफेक्ट डालकर या प्रोटीन के अणुओं को तोड़कर उसे पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीओज में तोड़ता है। और सेम वही काम कौन करता है? काइमोट्रिप्सिन करता है। और उसके बाद कार्बोक्सी पेप्टाइडेट जो है ये प्रोटीन के किस अंश का पाचन करता है? पेप्टाइड अंश का। अब पेप्टाइड अंश कौन से आता है? तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है ना जी। और उस पेप्टाइड को कौन तोड़ता है? तो दोस्तों पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस निकला उसमें प्रोटीन को पचाने के लिए कितना एंजाइम है? 3। उसमें प्रोटीन को पचाने के लिए कितना एंजाइम है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी। अब आइए दोस्तों अगला कौन कौन एंजाइम है? चौथा एंजाइम है कौन? एमाइलेज। एमाइलेज सेम टू सेम टाइलिन वाला काम करता है। यानी जिस तरह स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये दोनों दोस्तों क्या है? इस पर एमाइलेज की प्रतिक्रिया होती है और उसे किस में बदल देता है? माल्टोज में। यानी जो स्टार मुंह में पचता है उसके बाद स्टार्च का पाचन सीधे छोटी आंत के ड्यूडेनम में एमाइलेज के द्वारा होता है। यानी जिसको टाइलिन नहीं पचा पाता है उसे कौन पचा डालता है? एमाइलेज। अगला जो एंजाइम रहता है पेनक्रियाज में वो है दोस्तों लाइपेज। ध्यान दीजिएगा अमाशय में जो निकला था वो था गैस्ट्रिक लाइपेज और ये लाइपेज है। हालांकि दोनों वसा का ही पाचन करता है लेकिन लाइपेज जो है यह पायसीकृत वसा का पाचन करता है, जबकि गैस्ट्रिक लाइपेज बिना पायसीकृत वसा का पाचन कर रहा था। तो ये जो लाइपेज है ये पायसीकृत वसा को बदलता है किसमें? फैटी एसिड में। फैटी एसिड में और दोस्तों ग्लिसरॉल में बदलता है। ग्लिसरॉल में बदलता है। कोई दिक्कत है? समझ गए ना। तो पेनक्रियाज से प्रोटीन को पचाने वाले, पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस निकला उससे प्रोटीन को पचाने वाले कौन कौन? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन को पचाने वाला कौन है? एमाइलेज। वसा को पचाने के लिए क्या है? लाइपेज। और आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं दोस्तों कि पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस निकला है, पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस निकला है उसमें प्रोटीन को भी पचाने वाला एंजाइम है, उसमें कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने वाला एंजाइम है और उसमें वसा को पचाने वाला एंजाइम है। यानी पेनक्रियाटिक जूस में भोजन के हर अवयव को पचाने वाला एंजाइम मौजूद है, जिसके कारण पेनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। बात को समझ चुके हैं ना। आप क्या देखें कि पेनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन के पचाने वाले भी एंजाइम मौजूद है, वसा को भी पचाने वाला एंजाइम मौजूद है और कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने वाला एंजाइम मौजूद है। यानी कि भोजन के जो मुख्य अवयव है यही तीनों है दोस्तों। हमारे भोजन में 60% कार्बोहाइड्रेट, 20% प्रोटीन और 20% वसा होता है। अनुमानित एक संतुलित आहार की बात कर रहे हैं। यानी कि आप जो भोजन करते हैं उसमें ज्यादातर अंश रोटी या चावल की होती है, जो किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद दाल दूसरा नंबर पर आता होगा जो प्रोटीन का। उसके बाद जो बच गया हुए फैट्स का लगभग स्रोत होगा, उसमें कुछ विटामिन, खनिज, लवण ये वगैरह वगैरह। तो पेनक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है और पेनक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा क्यों दी गई है इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना।
अब पेनक्रियाज में भोजन का पाचन, पेनक्रियाज के द्वारा भोजन का पाचन क्लियर है। अब भोजन छोटी आंत के अग्रभाग से आगे निकल जाएगा। तो क्लियर हो गया ना। अमाशय के बाद भोजन किधर आया दोस्तों? अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत के अग्रभाग में ड्यूडेनम पर, जिसमें पहले लीवर के द्वारा बनाया गया पित्तरस कार्य किया और दूसरा कौन कार्य किया? पेनक्रियाज। अब भोजन दोस्तों इस ड्यूडेनम से आगे जेजुनम में आ जाता है और जेजुनम वाले भाग में ज्यादातर पाचन ना होता है। उसके बाद सीधे छोटी आंत के अंतिम भाग, और छोटी आंत के अंतिम भाग जो है, छोटी आंत के जो अंतिम भाग है वे इलियम है और यह सबसे बड़ी भाग है। यह क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी भाग। यानी कि पाचन छोटी आंत के अग्रभाग में ही होता है, अब बचा खुचा अंतिम भाग में होता है। मध्य भाग में कोई पाचन हल्का सा होता है, मतलब एकदम नहीं होता ऐसा भी नहीं है, मतलब बहुत कम होता है। ज्यादातर पाचन छोटी आंत के अग्रभाग में या छोटी आंत के अंतिम भाग में, छोटी आंत के अग्रभाग में या छोटी आंत के मध्य भाग जेजुनम में कोई विशेष पाचन नहीं होता है। अब इस इलियम वाले भाग में जो भोजन आया है दोस्तों, इस इलियम वाले भाग में भी छोटी आंत के द्वारा एक प्रकार के तरल पदार्थ स्रावित किए जाते हैं और छोटी आंत के इलियम वाले भाग से जो तरल पदार्थ स्रावित होता है उसे कहते हैं सस्कस इंटेरिकस। सस्कस इंटेरिकस, सस्कस इंटेरिकस। इसकी भी प्रकृति क्या होती है? यानी कि दोस्तों एक बात तो क्लियर हो गया है कि हमारे आहार नाल में एकमात्र जगह अमाशय ही है जहां भोजन अम्लीय माध्यम में पचते हैं। बाकी हर जगह भोजन किस माध्यम में पचते हैं? क्षारीय माध्यम में पचते हैं। हमारे पूरे आहार नाल में एकमात्र जगह अमाशय ही है जहां भोजन अम्लीय माध्यम में पचता है, बाकी हर जगह किस माध्यम में पचते हैं? क्षारीय माध्यम में। तो छोटी आंत के इलियम वाले भाग में जो तरल पदार्थ निकला, उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? सक्सस इंटेरिकस। सस्कस, वैसे इसको इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं, यानी आंत का रस भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टैंडर्ड नाम है सक्सस इंटेरिकस और लगभग राइटर सभी इसी नाम का यूज करते, तो आप ये नाम याद रखिए। और इसकी भी प्रकृति क्या होती है? और इस सस्कस इंटेरिकस में भी दोस्तों ढेर सारे एंजाइम होते हैं और सस्कस इंटेरिकस का एंजाइम जो है भोजन को पूरी तरह से क्या कर देते हैं? पचा देते हैं। यानी छोटी आंत के इस इलियम वाले भाग में सस्कस इंटेरिकस नामक तरल पदार्थ भोजन को पूरी तरह से पचा देगा। यानी भोजन की पचाने की शुरुआत लार यानी सेलेबिका के द्वारा हुआ और उसका अंत किसके द्वारा होता है? सस्कस इंटेरिकस के द्वारा होता है। यानी बात को समझे कि नहीं समझे? भोजन की शुरुआत माउथ में, अंत भोजन की शुरुआत लार या सलाइवा के द्वारा या अंत और लार अति भोजन का जो अंतिम पाचन हुआ किसके द्वारा? अब सस्कस इंटेरिकस में कौन कौन एंजाइम रहता है? सबसे रहता है पेप्टाइडेज। क्या रहता है? पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज जो है यह पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, इन सब को अंतिम रूप से पचाकर क्या बना देता है? अमीनो एसिड बना देता है।
अमीनो एसिड, और प्रोटीन अंतिम रूप से पचकर क्या बन जाता है, अमीनो एसिड बन जाता है। तो सक्सेस एंटेरिकस में पहले पेप्टाइडेज एंजाइम, दूसरा होता है माल्टेज एंजाइम, और यह माल्टेज एंजाइम माल्टोज बना था ना दोस्तों, माल्टोज बना था ना, एस्टार और ग्लाइकोजन पचकर क्या बना था, माल्टोज का यह माल्टेज एंजाइम बदल देता है किसमें, ग्लूकोज में, और एक माल्टोज का अणु टूटता है तो दो ग्लूकोज का अणु बनता है। एक माल्टोज कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज के कितने अणु तैयार होते हैं, दो। उसके बाद दोस्तों रहता है लैक्टेज एंजाइम जो है लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट प्रायः कहाँ रहता है, दूध में रहता है, और लैक्टोज को ये लैक्टेज पचा करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। चौथा जो एंजाइम रहता है दोस्तों वे होता है इन्वर्टेज जो है सुक्रोज को पचाता है। और सुक्रोज दोस्तों ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो गन्ना के रस में पाया जाता है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट किसमें, और सुक्रोज को ये बदल देता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और यानी कि एक ग्लूकोज का अणु टूटेगा ना, एक सुक्रोज का जो अणु टूटेगा तो एक ग्लूकोज का और एक फ्रुक्टोज का अणु बनेगा। और पांचवा रहता है इरेप्सिन किसको पचाता है, पेप्टाइड को। ठीक है, यानी कि इरेप्सिन सीधा कहिए किसको पचाने वाला एंजाइम है, प्रोटीन को। तो सक्सेस इंटेरिकस में जो एंजाइम रहता है वे भोजन को पूरी तरह से पचा देता है। पेप्टाइडेज प्रोटीन के अधपच के भाग को पूर्ण रूप से अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है माल्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज यानी और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी एक लैक्टोज अणु टूटेगा तो एक ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का। और इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को पचाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और इरेप्सिन प्रोटीन को, शेष बचे प्रोटीन को। और इस तरह से भोजन का पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है। तो छोटी आंत के इलियम वाले भाग में पाचन कंप्लीट हो जाता है। और जब पाचन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों तो प्रोटीन यानी अंतिम रूप से पच करके प्रोटीन किस में बदल जाते हैं, अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। अंतिम रूप से पच करके भोजन किस में बदल जाते हैं, अमीनो एसिड में बदल जाते। उसके बाद स्टार्च और ग्लाइकोजेन, स्टार्च और जो एक तरह से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्या है दोस्तों, यह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। यह दोस्तों पच करके ग्लूकोज, ठीक है, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और यह सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन अंतिम रूप से पचकर अमीनो एसिड में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स है वो अंतिम रूप से पचकर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और फैट्स जो है दोस्तों, ठीक है, और फैट्स जो है दोस्तों यह फैटी एसिड, ठीक है, यह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इलियम वाले भाग में भोजन पूरी तरह से पच जाता है तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वसा किस में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से भोजन अंतिम रूप से पच करके पूरी तरह से तरल में परिवर्तित हो जाता है। पचने के बाद भोजन पूरी तरह से लिक्विड बन जाता है।
और छोटी आंत में इलियम वाले भाग में जो पूर्ण रूप से भोजन पच करके तरल अवस्था में आ जाता है दोस्तों, तो उस अवस्था को चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ गए ना? तो भोजन पूरी तरह से पचकर तैयार है। अब ध्यान दीजिए कि छोटी आंत का जो सबसे बड़ा और सबसे अंतिम भाग इलियम है, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन है? स्मॉल इलियम है। इलियम में क्या हुआ? एक तो भोजन का क्या हो गया? पूर्ण पाचन हो गया। पूर्ण पाचन होने के बाद इसी भाग में यानी इलियम वाले भाग के कोशिकाओं में उंगली के समान संरचना पाए जाते हैं, जिसे हिंदी में रसांकुर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? झिल्ली। इलियम वाले भाग के कोशिकाओं में, छोटी आंत के इलियम वाले कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली के ऊपर उंगली के समान संरचना होती है, जो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई पड़ेगा। उस उंगली समान रचना क्या कहते हैं? भिलाई प्रदेश को, और हिंदी में क्या कहते हैं? रसांकुर। यह भोजन का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। तो छोटी आंत के इलियम में न सिर्फ भोजन का पूर्ण पाचन होता है, बल्कि पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। और छोटी आंत में भोजन, पचे हुए भोजन या चाइल को अवशोषित करने के लिए विशेष व्यवस्था बनी हुई है। और यह विशेष व्यवस्था क्या है? विशेष व्यवस्था यह है दोस्तों कि इस छोटी आंत के इलियम वाले भाग की जो कोशिकाएं होती है, उनके कोशिका झिल्ली के ऊपर उंगली के समान संरचनाएं निकली होती है, जो माइक्रोस्कोप से दिखाएगा, उसे भिलाई कहते हैं। और इस तरह जैसे तौलिया देखे हैं ना, उसमें कैसे रेशे निकले होते हैं, लेकिन वो आंख से दिखाई, ठीक उसी तरह इलियम वाले कोशिका में ये होता है। और वे सारा पचा हुआ भोजन को क्या कर लेता है? अवशोषित कर। और पचा हुआ अवशोषित भोजन ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड सबसे पहले पचा हुआ भोजन को लीवर में ले जाता है। लीवर में, यानी पचा हुआ भोजन जो अवशोषित होकर ब्लड में मिला है, ब्लड सबसे पहले कहां ले जाता है? लीवर। लीवर पूरा भोजन को एक बार चेक करता है कि कोई गड़बड़ चीज तो नहीं पच गया है। अगर कोई विषैला चीज भोजन में पच गया है, तो लीवर उस विषैले चीज को अपने क्षमता के अनुसार विषहीन करता है। लेकिन कोई व्यक्ति जहर खा लिया है, तो लीवर भोजन को आगे जाने ही नहीं देता है, वहीं पर सारा पचा हुआ भोजन को क्या कर देता है? रोक देता है। और इससे फायदा क्या जानते हैं? कि लीवर ये काम करके हमारे शरीर को, पूरे शरीर को जहर के प्रभाव से बचा लेता है, केवल खुद क्षतिग्रस्त होता है। लीवर की खासियत यह है कि लीवर 60 से 70% भी खराब हो गया ना, तो फिर से वह रिकवर हो सकता है। यानी कि रीजनरेट करने की क्षमता लीवर की कोशिका में बहुत ज्यादा है। तो पचे हुए भोजन अवशोषित होकर ब्लड में मिलता है। ब्लड सबसे पहले उसे एक बार दिखाने के लिए ले जाता है लीवर में, कि देख लीजिए। लीवर पूरा जांच करता है, लीवर एकदम लैब का काम करता है दोस्तों, पूरा भोजन को एकदम स्कैनिंग करता है, और उसके बाद ओके मारता है। उसके बाद ब्लड पूरे शरीर में उस पचे हुए भोजन को वितरित कर देता है, और ब्लड के माध्यम से ही पचा हुआ भोजन हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो इस तरह भोजन का पाचन भी हो गया, अवशोषण भी हो गया,
और ब्लड के द्वारा जैसे ही भोजन कोशिकाओं तक पहुंचता है, स्वांगीकरण भी हो गया, यानी एसिमिलेशन भी हो गया। लेकिन आपको बताए थे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। अभी एक स्टेप बाकी है, वो है इजेशन। होता क्या है दोस्तों कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जिन जीवों में होता है या मानव में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले की एक खास विशेषता होती है कि वे जितना भोजन करते हैं सबका पाचन होता नहीं है। सबका पाचन होता यानी भोजन के अधिकांश भाग का पाचन नहीं होता है। नहीं, अधिकांश भाग बोल दिए हैं। भोजन के कुछ हिस्सों का पाचन नहीं होता है। अब जो हिस्सों का पाचन नहीं होता है, अब उसका नहीं होगा, वे शरीर से बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये जो डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों, इस डायग्राम में समझिए कि इस डायग्राम में अब छोटी आंत के बाद इलाका चालू होता है किसका? बड़ी आंत का। छोटी आंत कितना मीटर लंबा? 6 मीटर लंबा। छोटी आंत कितना मीटर लंबा? 6 मीटर लंबा। अब दोस्तों, अब छोटी आंत के बाद इलाका चालू होता है किसका? बड़ी आंत का। किसका इलाका चालू होता है? बड़ी आंत का। अब बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी नली बड़ी होती है। नली की त्रिज्या क्या होती है? बड़ी होती है। नहीं तो बड़ी आंत छोटी आंत के तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। लेकिन बड़ी आंत के नली का त्रिज्या अधिक होने के कारण इसका त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर, इसका लगभग 5 सेंटीमीटर होता है। तो बड़ी आंत को बड़ी इसलिए कहते हैं कि इस नली की व्यास ज्यादा है, लेकिन लंबाई बड़ी आंत की छोटी आंत से काफी छोटी। तो अब जो भोजन नहीं पचा, अब वह अपच भोजन कहां आ गया? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन, कुछ समय तक बड़ी आंत में अपच भोजन का स्टोर होता है। यानी आहार नाल के जो ये बड़ी आंत वाला हिस्सा है, यह पचाने वाला हिस्सा नहीं है, स्टोर करने वाला हिस्सा है। वो भी अपच भोजन का, सही भोजन का नहीं। और दोस्तों, बड़ी आंत जो है वह 2 हिस्सों में बटा होता है। कितने हिस्सों में बटा होता है? 2 हिस्सों में बटा होता है। बड़ी आंत कितने हिस्सों में बटा होता है? 2 हिस्सों में बटा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, बड़ी आंत जो है, यह कितने हिस्सों में बटा होता है? 2 हिस्सों में बटा होता है। अग्र हिस्से को क्या कहते हैं और अंतिम हिस्से को क्या कहते हैं? यानी कि छोटी आंत के ठीक बाद, छोटी आंत जहां खत्म होता है उसके बाद जो बड़ी आंत शुरू होता है, तो शुरुआत वाला हिस्सा क्या कहलाता है और उसके बाद वाला हिस्सा? तो बड़ी आंत जिस तरह छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, बड़ी आंत को सुविधा के लिए 2 भागों में बांटते हैं। अग्र भाग को कोलोन कहते हैं, अंतिम भाग को। अब अपच भोजन पहले कहां पर आता है? कोलोन में। कोलोन में क्या होता है? अपच भोजन का जल और लवण का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। कोलेन वाले भाग में क्या होता है? जल और लवण का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। जल और लवण का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। किस भाग में? और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 2 ही ऐसे अंग हैं जो जल का अवशोषण कर लेते हैं। एक किडनी जो मूत्र बनाने के लिए जल का अवशोषण करते हैं, एक बड़ी आंत का कोलोन जो कि अपच भोजन का नमी खींच करके उसे ठोस में बदल देता है। और उसके बाद भोजन कहाँ आ जाता है? रेक्टम। और रेक्टम से कहाँ निकल जाता है? समय समय पर बाहर। और इस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन
समाप्त हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? एकदम मुंह से लेकर बड़ी आंत तक क्या क्या हुआ सब बात को समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक बात और समझिए, थोड़ा अवशेषी अंग होगा तो उसको पढ़ लीजिएगा। एक बात समझिए कि हमारे आहार नाल में, हमारे आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन को पचाने वाले तो एंजाइम निकलते ही निकलते हैं, लेकिन आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन की प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए, पाचन की प्रक्रिया एक अनैच्छिक प्रक्रिया है, यानी उस पर हमारे इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारे आहार नाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के विभिन्न भागों से भोजन को पचाने वाला तो एंजाइम निकलता ही निकलता है, लेकिन आहार नाल के विभिन्न भागों से पाचन के क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कुछ हार्मोन भी निकलते, कुछ हार्मोन भी निकलते। और कौन कौन हार्मोन निकलते हैं? तो सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रीन हार्मोन निकलता है और गैस्ट्रीन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस निकालने के लिए उत्तेजित करता है। और गैस्ट्रीन हार्मोन जब कभी ज्यादा निकल जाता है तो गैस्ट्रिक जूस भी ज्यादा निकालने की संभावना हो जाती है। तो गैस्ट्रिक हार्मोन जब ज्यादा निकलता है तो गैस्ट्रीन हार्मोन के प्रभाव को रोकने के लिए एक और हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, इंटेरोगेस्ट्रोन। और इंटेरोगेस्ट्रोन का काम होता है कि गैस्ट्रीन के प्रभाव को कम कर देना, क्योंकि गैस्ट्रीन हार्मोन का काम है गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस निकालने के लिए उत्तेजित करना। अगर ज्यादा गैस्ट्रीन निकला है तो ज्यादा गैस्ट्रिक जूस भी निकल जाएगा, और अगर अमाशय में ज्यादा गैस्ट्रिक जूस निकल गया तो HCl ज्यादा, और HCl ज्यादा हमारा पेट को क्या कर देगा? क्षतिग्रस्त कर देगा। तो गैस्ट्रीन हार्मोन के प्रभाव को रोकने के लिए, या जब कभी गैस्ट्रीन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है तब उसके प्रभाव को कम करने के लिए इंटेरोगेस्ट्रोन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक उसी तरह एक हार्मोन निकलता है डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग से, कोलिसिस्टोकाइनिन। और कोलिसिस्टोकाइनिन का काम है पित्ताशय को पित्त रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करना। पित्ताशय को पित्त रस स्रावित करने से उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है यह दोस्तों यह है कोलिसिस्टोकाइनिन। और ध्यान रखिएगा कि हार्मोन हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथि में बनते हैं, लेकिन आहार नाल के विभिन्न हिस्सों में भी, आहार नाल के विभिन्न हिस्सों में भी हार्मोन बनते हैं, लेकिन इसका काम केवल पाचन की क्रिया को कंट्रोल करना होता है और कोई काम नहीं होता इसका। एक हार्मोन निकलता है सेक्रेटिन, जो पेनक्रियाज को पेनक्रियाटिक जूस निकालने के लिए उत्तेजित करता है। तो इस तरह से मानव शरीर के या जंतु के शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वह डाइजेस्टिव सिस्टम न सिर्फ भोजन को पचाने के लिए एंजाइम निकालता है, बल्कि वह डाइजेस्टिव सिस्टम का विभिन्न भाग पाचन की क्रिया पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए कुछ हार्मोन को भी निकालता है, जो हार्मोन आपके नोट्स में दिया हुआ है। और इस तरह से चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अभी बैठे रहिए, सब बैठे रहिए। प्रश्न है, प्रश्न इसमें प्रश्न तो भरपूर दिए हैं, 165। और हमको लगता है कि अगर 2 क्लास हुआ है इस चैप्टर के अंतर्गत, 3 क्लास जो किया है उसको 160 में 140 क्वेश्चन तो बन गया होगा। और आज तो पढ़ाए ही है, तो आप एक बार बनाइएगा और अगले क्लास में हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे एक एक करके। क्या
हाँ? अरे वो डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऑनलाइन, ठीक ठाक है।